Focus. Ideate. Innovate. Enable. सीएनबीसी आवाज की इन्वेस्टर एजुकेशन की खास मुहिम पहला कदम में हम आज मुंबई में हैं, लेकिन मुंबई में एक बेहद ही खास जगह, जी हाँ, मुंबई का सबसे बेहतरीन कॉमर्स कॉलेज एनएम कॉलेज। और यहाँ पर 2 दिनों का एक इन्वेस्ट और फाइनेंस फेस्ट चल रहा है, जहाँ पर 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। और ये पहली बार एनएम कॉलेज आयोजित कर रहा है। जनरली एनएम कॉलेज माना जाता है कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना बदलते हुए माहौल में यंगस्टर्स को बताया जाए कि इन्वेस्टमेंट्स की और फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या अहमियत है। तो आज इस इन्वेस्ट फेस्ट में, जिसका नाम है इनसाइट, हमें एनएम कॉलेज में और एनएम कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का सीएनबीसी आवाज पर बहुत बहुत स्वागत है। एनएम कॉलेज के और देश भर से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं इस फेस्ट में। इन सब से बातचीत करने के लिए, इन्हें पूरी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत बताने के लिए, देश के और दुनिया के इकोनॉमिक हालात समझाने के लिए एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह, जो खुद मुंबई से है और इकोनॉमी पर, इक्विटी मार्केट पर, डेट मार्केट पर, दुनिया भर के मामलों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। अमीषा वोरा जी हैं हमारे साथ, जॉइंट एमडी प्रभुदास लीलाधर से, और आप सब लोग उन्हें पहचानते ही हैं क्योंकि आप ही के एनएम कॉलेज से वो पढ़ी हुई हैं और वो मार्केट की जबरदस्त पकड़ रखती है। हमारे साथ है देश के एक और सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ प्रशांत जैन साहब, जिनके फंड्स ने जबरदस्त पैसा बनाकर इन्वेस्टर्स को दिया है। कैसे बनाया वो भी आज हम इनसे पूछेंगे। और साथ ही हमारे साथ है चिंतन हरिया, देश के एक और सबसे बड़े म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और हेड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो चिंतन से भी हम बातचीत करेंगे आज। आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। अमीषा, चूंकि आप एनएम कॉलेज में रही हुई है तो आप ही के साथ शुरुआत की जाए। मेरे ख्याल से आपके जमाने में ये नहीं होता होगा कि स्टूडेंट्स को बता दिया जाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब की क्या जरूरत है। ये पेरेंट्स का काम होता था, राइट? एग्जैक्टली। अब क्या बदला है कि ये बच्चे खुद आगे चलकर ऐसा शो कर रहे हैं और हमें बुला रहे हैं कि आइए हमसे बात कीजिए। बहुत बढ़िया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, और या तो सबसे बड़ा कोई मेरी लाइफ का रिग्रेट है, तो ये है कि मैंने मेरी लाइफ का इन्वेस्टमेंट आपकी एज पे क्यों नहीं चालू किया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि आप जितना लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना बड़ा वेल्थ बनेगा। इसका कोई शॉर्टकट ही नहीं है। द लेटर आई स्टार्ट, लोअर आई विल मेक माई वेल्थ। तो ये आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुन टाइम हो गया कि आपने ये इनिशिएटिव ले लिया। एट एन अर्ली एज यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू फाइनेंशियल लिटरेसी। प्रशांत जी, क्या इस एज में, चाहे वो एनएम कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर फेस्ट में आए हुए देश भर के स्टूडेंट्स या जो देश भर के बच्चे इस शो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या इस उम्र में ये सीखना समझना जरूरी है? अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या जल्दी है? मतलब इन्वेस्टमेंट, सेविंग, पैसा कमा लें, बाद में सोचेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को, जैसा अमीषा ने कहा, कि जितना हम जल्दी सोचेंगे उतना हमको इसमें फायदा होगा। और क्योंकि आप जब भी आप लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी आप अभी प्राप्त कर लें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बट जब आप काम करना शुरू करेंगे तो यू विल बी रेडी टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स एट द राइट एज। और जैसा अमीषा ने कहा, जो खास तौर से अगर हम इक्विटीज की बात करें तो उसमें हम जितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उसमें उतना ही ज़्यादा वेल्थ ग्रो करती है, क्योंकि लंबे समय में शेयर बाजार जो है उतना ही रिटर्न देता है जितनी की इकोनॉमी में ग्रोथ है। और क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक लगातार हर साल ग्रो कर रही है, तो इसके साथ आप जितने साल निवेश करके, इन्वेस्ट करके चलेंगे उतना ही इसमें रिटर्न होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नीलेश भाई ये है कि समझना जरूरी है, शुरुआत कभी भी करें, राइट? मैं इन्हीं की कॉलेज के एक बंदे के बारे में बात करना चाहता हूं, जो यहाँ से नाक की सीधी डंडी के ऊपर तकरीबन 100 मीटर आगे रहता है। ओके। नाम हम लोग सब उसको जानते हैं।
अब उनकी आज की फितरत देखे तो आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके। एंड दो लोग थे, मतलब एक का नाम है निर्मल जैन, दूसरे का नाम है भरत पराजिया। दोनों एनएम कॉलेज से पढ़ के निकले। एंड अगर उस टाइम के किसी बंदे ने उनको पैसा दिया होता कि चलो आप कंपनी चालू कर रहे इंडिया इन्फोलाइन करके, तो पैसा ले लीजिए। तकरीबन उन्होंने 1980 के दशक में कॉलेज पास की होगी। तो अगर 1985 से 2015 राउंडेड ऑफ कर दे तो 30 साल हुए। सो वो टाइम पे अगर आपने उन्हें 10 रुपए दिए होते, आज उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 8000 टाइम्स ज्यादा होती। सो 10 रुपए के 80,000 करने हैं, तो अपने बैच में कौन निर्मल जैन है वो देख लीजिए। एंड नहीं तो फिर आप खुद फाइनेंशियल लिटरेसी प्राप्त कीजिए और फिर आप डिसाइड करिए आप निर्मल जैन बन सकते हैं कि नहीं। चिंतन, आपसे क्योंकि हम इम्पोर्टेंस तो बता चुके हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की समझ की इम्पोर्टेंस क्या है, और इसीलिए मैंने ये सारे डेटा रखे हैं इनके सामने। लेकिन इसकी समझ कैसे लेनी है, सीखना कहां से, शुरुआत कैसे करें? काफी आसान है। आप ऑफ कोर्स इवन मैं जब सीए बना था तो सीए में भी बहुत डिटेल में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का नहीं था, पर कर्टेसी ऑल द प्रोग्राम्स, ऐसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें इंटरैक्शन से आपको सीख मिल सकती है। आप किसी भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में, अभी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होता है, जो निवेश सभी 30 से 40 स्टॉक डिफरेंट स्टॉक में करते हैं। आप बहुत सारे वेबसाइट्स है जो ऑनलाइन आप जाके देख सकते हैं कि जो रेटिंग्स वगैरह होती है वो अच्छी रेटिंग वाले फंड आप ले लीजिए डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में, और आपको उनमें निवेश करना शुरू कर दीजिए। मेरा ये सलाह है कि आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में शुरू कीजिए, जो लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में शुरू कीजिए, तो आपको उससे नॉलेज बढ़ेगा। और उसके बाद आप जैसे जैसे फैक्ट शीट्स पढ़ेंगे, फैक्ट शीट यानी कि हर माह एक बुकलेट आता है हर म्यूचुअल फंड का, जिसमें आपका पैसा किन शेयर्स में लगा है, आपका कितना एलोकेशन इक्विटी में है, डेट में है, तो ये आपका एक आइडिया आ जाएगा। अभी किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, काफी आसान है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हम कहते हैं, पर म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं, बैलेंस फंड्स होते हैं जिनमें आपको डेट करीबन 70% और इक्विटी करीबन 70% और डेट आपको 30%। तो ये बैलेंस कैटेगरी कहा जाता है, जो आज की तारीख में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है, क्योंकि इसमें आपको दोनों इक्विटी और डेट का एक सही मिश्रण मिल जाता है। और डेट फंड्स होते हैं, जैसे कि नीलेश भाई ने कहा कि इंडिया में हम ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते रहे हैं, बट डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं रहा है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स भी रहते हैं, उनमें छोटी अवधि के फंड रहते हैं, लंबी अवधि के फंड्स रहते हैं। जब भी डेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लंबी अवधि के जो डेट है वो तभी निवेश कीजिए जब गिल्ड के यील्ड्स काफी हाई है। अभी जो गिल्ड यील्ड्स है वो 6.8 के आसपास है। अगर आप 2 साल पहले देखें तो जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है, वो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड्स 8.5 से 9 के बीच में थे, और तभी एक बहुत ही सही मौका था गिल्ड फंड यानी कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है उनमें निवेश करने के लिए। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे आपको दिखेंगे, पर उनकी जो कैटेगरीज है वो काफी सीमित है, और इन कैटेगरीज में अगर आप सही समय पे निवेश करेंगे तो आपको एक अच्छा लाभ हो सकता है लंबे समय पे निवेश करने के लिए। अमीषा, जब आप एनएम कॉलेज में रही होंगी तब तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी बहुत फीमेल स्टूडेंट्स होंगी जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहती होंगी, राइट? आपने लेकिन ये थोड़ा मुश्किल वाला रास्ता चुना। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% तो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। इनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? क्या इनके लिए ये वाकई में एक बहुत बढ़िया फील्ड है और इसकी शुरुआत इन्हें अभी से कर देनी चाहिए? मैं यहाँ पर 2-3 चीज शेयर करना चाहूंगी। ये उन्होंने बहुत सही कहा कि मैं कैसे ये फील्ड में आ गई। मेरे फादर, प्रशांत, यू विल बी अमेज्ड टू बिलीव, we were 4 sisters. We are 4 sisters. All sisters' marriage is done by selling a bit of Colgate shares. Wow. My father was in bank, but he used to always apply in IPO. तो वो IPO एप्लीकेशन फॉर्म हमसे भरवाते थे, और जो MNC का तो तभी एक दौरा रहा था, तो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, और वो इन्वेस्ट करके पड़े थे। एंड इमेजिन, जब हम 1 by 1 वी वर ग्रोइंग, तो वो थोड़े से कॉलगेट बेचेंगे, लेकिन आज भी कॉलगेट पड़े हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट।
फिर वहां से एक करियर की शुरुआत हुई। मैंने तो रिसर्च से चालू किया है, जेएम फाइनेंशियल में वी स्टार्टेड इन रिसर्च पार्ट। बट थोड़े जो ये पीरियड में मैं देख रही हूं कि क्या पिटफॉल्स आते हैं जब इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है, तो क्या पिटफॉल्स आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है, मार्केट इज अ लिक्विड एसेट, मतलब कि रोज उसमें वॉलेटिलिटी आती है। तो हमें ध्यान वो वॉलेटिलिटी पे देने का है कि अंडरलाइन क्या हो रहा है उस पे देने का है। जबकि हम वॉलेटिलिटी पे ध्यान देंगे तो आज बेच देंगे, आज ले लेंगे, और वो जो लॉन्ग टर्म बनने वाला है वो मिस कर देंगे। तो आपको ये पहले समझना है कि मार्केट लिक्विड होने का एडवांटेज लेने का है या उसमें हमें फंस जाना है। जब आप एक ध्यान में दोगे तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स में बना सकोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले, जैसे इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड में या डेट में या तो डायरेक्ट इक्विटी में भी करो, मैं क्यों कर रहा हूं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मुझे आज लेके कल बेच के प्रॉफिट कमाना है, उसको जो ट्रेडिंग बोलते हैं, कि मुझे ये लेकर ये कंपनी ग्रो होगी तब कुछ उसमें से ज्यादा पैसा कमाना है। अगर ये आपने नक्की नहीं किया तो आपका एक्सपीरियंस इतना मैसी हो जाएगा कि आप डर से मार्केट में से बाहर चले जाओगे। तो चलिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टिंग की और सेविंग की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब दूसरा बड़ा सवाल फिर ये है, क्या अभी से शुरुआत कर लें, इंतजार करें, हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी है और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर पड़ेगा, हमारे इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा, इन सब पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम हैं मुंबई के एनएम कॉलेज में और यहाँ चल रहा है इनका फाइनेंस और इन्वेस्ट फेस्ट इनसाइट। हमारे साथ एनएम कॉलेज के स्टूडेंट्स और देश भर में यहाँ पर इस फेस्ट में आए हुए स्टूडेंट्स हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं इस वक्त के हालात पर। नीलेश भाई, ये दुनिया भर में लोगों को बड़ा डर लगा हुआ है कि ट्रंप साहब आ गए, अब ये अमेरिका में क्या करेंगे और वो जो कुछ अमेरिका में करेंगे उसका हिंदुस्तान पर क्या असर होगा। तो डरे हुए, तो अभी इस वक्त ग्लोबल हालात को देखकर कितना डरने की, समझने की, सावधान रहने की जरूरत है। निवेश करते टाइम सावधान होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप आया और मार्केट को नहीं मालूम है। तो जो भी चीज लोगों को मालूम है वो कुछ हद तक तो मार्केट में प्राइस हो जाती है, कुछ कम कुछ ज्यादा, बट जनरली प्राइस हो जाती है। एंड ट्रंप साहब अपनी इकोनॉमी के लिए करेंगे, मोदी साहब हमारी इकोनॉमी के लिए करेंगे। आज भी मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ट्रंप साहब मार्केट में हो हल्ला कर देंगे तो उस कंपनी को छोड़ दीजिए और बाकी कंपनी में निवेश करिए। बट जनरली हमने देखा है कि जो चीज लोगों को मालूम है वो मोटा मोटा तो प्राइस हो सकता है। तो आज आईटी सेक्टर है, वहां पे डाउट है कि H1B वीजा चलेगा नहीं चलेगा, तो आईटी स्टॉक में ऑलरेडी वो प्राइस होने लगा है, स्टॉक प्राइसेस नीचे आ चुकी है, वैल्यूएशन अपने हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है। एंड फार्मा क्षेत्र के ऊपर डर है कि वो जेनेरिक कंपनीज की एक्सपोर्ट्स को शायद बंद कर दे, शायद कम कर दे, शायद टैक्स लगा दे, तो वो भी उनकी प्राइस में काफी हद तक रिफ्लेक्ट हो चुका है। सो निवेश में मतलब समंदर में नौका चलाने जैसा है, वो उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा। एंड इसके लिए मतलब आप नौका चलाना छोड़ तो नहीं देते। मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना, अपना काम है अच्छी तरह निवेश करके स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना। तो ट्रंप आए ट्रंप जाए, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी ही है। लेकिन प्रशांत सर, जो नीलेश भाई ने बात बोली कि भाई ट्रंप का डर है, क्या मार्केट को पता नहीं है, लेकिन पिछले साल के दो सबसे मुश्किल सवाल, और खासतौर से जब स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको कैसे बताएं, कि दो ऐसी इवेंट हुई, एक तो ब्रेक्जिट हुआ और दूसरा ट्रंप साहब का जीतना, जो दोनों मार्केट में सब लोग मानकर चल रहे थे कि ये तो नेगेटिव है, खराब है, लेकिन उसके बावजूद दोनों इवेंट के बाद बाजार जोर से भागे। तो इसका क्या लॉजिक है? नहीं, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि बाजार में शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये हम कभी कह नहीं सकते। कि जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे
तो उसमें हेड्स भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ऐसा दुनिया में कोई एक्सपर्ट नहीं है या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो बताए कि अगली बार हेड आएगा या टेल आएगा। तो बाजार की एक जो सबसे सही बात और जो सबसे आसान भी है लेकिन उसको मानना सबसे मुश्किल है वो यही है कि कल क्या होगा बाजार में ये किसी को नहीं पता है। और क्योंकि सब लोगों का ध्यान इसी पे है, इसीलिए वो लोग जो अमीशा ने कहा कि बाजार में जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है उस पर हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हम डे टू डे वॉलेटिलिटी पे ही लगे रहते हैं। आई थिंक शेयर बाजार की सबसे इंपॉर्टेंट वास्तविकता यही है कि इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, किसी से भी बात करिए, कोई ये नहीं बता सकता कि अगले दिन इस बाजार में क्या होगा। शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटाइल है, लेकिन लंबे समय में ये उतना ही रिटर्न देता है जितना कि जो बिजनेस है जिसका आपने शेयर खरीदा, जो उस बिजनेस में ग्रोथ है। अगर आप 20-30 शेयर्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे, या डायरेक्ट बनाइए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, तो वो पोर्टफोलियो क्या करता है, वो इकोनॉमी को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि उसमें हमने कुछ सीमेंट, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ फार्मा, कुछ कंज्यूमर, कुछ ऑटोमोबाइल्स, कुछ ऑयल एंड गैस, सबके शेयर्स ले लिए। तो उन सबका ग्रोथ उतना ही होता है जितना कि जिस रेट पे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि सारे बिजनेसेस मिला के ही इकोनॉमी बनाते हैं। तो जो रेट पे इकोनॉमी में ग्रोथ है, रियल ग्रोथ और इन्फ्लेशन को जोड़ दे रुपए के टर्म्स में, इन रुपीज टर्म्स, उसी रेट से आपका एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। अच्छा चिंतन, आप तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में हेड ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला, इक्वेशन ऐसा नहीं है जिससे पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला, नीचे जाना, ऐसा कुछ बताया आपने? जैसे कि इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, पर लॉन्ग टर्म में क्लैरिटी होती है। तो उस हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टर्स के नीड्स को सॉल्व करते हैं। कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है, उसके लिए डायनामिक एसेट एलोकेशन एक कैटेगरी है जहां पे डेट और इक्विटी में डायनेमिकली मूव होता है, वो एक चूज हो सकता है, पर कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। अर्निंग और इन्वेस्टिंग पे आता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज है नीलेश भाई, थोड़ा बोरिंग है एक्चुअली। मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना, फंड्स के बारे में पढ़ना, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स इतने सारे, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरेस्ट कैसे आएगा ये पढ़ने में, जानने में क्यों मजा आएगा ये? दुनिया का सबसे धनिक आदमी बिल गेट्स है, आप उनको जानते हैं? उनके जितना पैसा कमाना है। बिल गेट्स जैसा अगर पैसा बनाना है तो उसके दो तरीके हैं। जो एक आसान तरीका है वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी करने का, बहुत इजी है। नहीं, सीरियसली मैं बोल रहा हूं, बिकॉज बिल गेट्स ने तो खड़ी करके दिखा दी। विंडोज जैसा प्रोडक्ट बनाओ जो दुनिया भर में बिके, तो आपकी कंपनी की वैल्यू $500 बिलियन हो जाएगी, और आपका अगर उसमें स्टेक है तो $70-80 बिलियन वैसे ही बन जाएगा। जो दूसरा बहुत ही मुश्किल तरीका है वो ये है कि बिल गेट्स की कंपनी से भी जो अच्छा परफॉर्मेंस देती है उस कंपनी के स्टॉक में जाके निवेश करें। अब इंडिया में कुछ आईटी कंपनीज है जिनके नाम है इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा। ये सारी कंपनी ने पिछले तकरीबन 15 सालों से माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा रिटर्न दिया है US डॉलर टर्म्स में। बिल गेट्स का घोड़ा जितना दौड़ा उससे कहीं तेजी से HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस दौड़े हैं। बट अपने माँ बाप से जाके पूछिएगा कि उन्होंने उस शेयर्स में कभी निवेश किया कि नहीं। अगर उन्होंने निवेश किया होता तो एटलीस्ट आपकी वेल्थ की कंपाउंडिंग बिल गेट्स से ज्यादा स्पीड पे होती। हम जब इन कंपनीज में भारतीय की शेयर होल्डिंग देखते हैं तो दिन प्रतिदिन वो गिरती जाती हुई दिखती है। तो इक्का दुक्का एक्सेप्शन भले ही होगा, बट एज ए क्राउड आई डोंट थिंक सो वी हैव इन्वेस्टेड इन आईटी कंपनीज ऑफ इंडिया। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो बहुत ही मुश्किल चीज है, बिकॉज शेयर्स खरीदना, फिर उसके ऊपर बैठे रहना 5 साल, 10 साल, 15 साल का समय देना, रोज प्राइस नहीं देखना, ये बहुत मुश्किल चीजें हैं। सो इफ यू वांट टू बिकम रिचर देन बिल गेट्स, कंपाउंड योर वेल्थ हायर देन बिल गेट्स एंड फाइंड आउट विच स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। तो हमारे यहाँ जो फंड मैनेजर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं वो बड़ी ऑड सिचुएशन में, मुश्किल माहौल में परफॉर्म करते हैं। जस्ट प्रशांत जी ये बताइए कि आपके फंड ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं? मेरे ख्याल से कितना 28-30 साल हो गए? जी नहीं, 23 साल। 23 साल हो गए। मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि कोई हमें नीलेश भाई के या चिंतन के या प्रशांत जी के फंड की मार्केटिंग करनी, लेकिन आपको एक सेंस मिले
कि एग्जैक्टली किस तरह की वेल्थ वाकई में बन सकती है जिस फील्ड की तरफ आप देख रहे हैं? देखिए, इंडिया में मतलब ऐसे सभी जो फंड्स हैं उनका जो स्टार्टिंग एनएवी है वो 10 रुपए से होता है। और आज आप अगर कोई पेपर उठाएंगे उसमें एनएवीज देखेंगे तो उसमें काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जिनका एनएवी 300, 400 या 500 में है। तो इसका बड़ा सिंपल मतलब ये है कि इन फंड्स में 30, 40, 50 गुना पैसा हो गया। और इन फंड्स का अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे 20 से 25 साल का रिटर्न, तो वो करीब 18 से 20-21% CAGR के बराबर है। और अगर आप कोई भी चीज 20% साल पे ग्रो कराएंगे तो 4 साल से भी थोड़ा कम में डबल हो जाएगी। तो पहले 4 साल में 10 का 20, दूसरे में 20 का 40, तीसरे 4 साल में 40 का 80, फिर 80 का 160 और 160 का 320। तो आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर इन द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को डबल करते जाएंगे, आप 20% ले लीजिए, 15% ले लीजिए, 5 साल में डबल करिए, तो अगर आप 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं 100 रुपए, तो बाय द टाइम यू आर लेट्स से 55, तो उसको आप 6 बार करीब चीज को आप डबल कर चुके हैं। तो 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 1.25 लाख। तो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स एंड दैट इज वाई यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि आप जितना जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे ये उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। चिंतन, ये बताइए कि इन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल। जो बात की गई है कि शुरुआत जल्दी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए मैं बताऊंगा, पर जल्दी करनी चाहिए का फायदा ये होता है कि अगर आप 25 साल की उम्र में सेव करते हैं तो आपको 10,000 रुपए सेव करना पड़ता है इफ योर रिटायरमेंट एज अगर 60 साल का है। वही अगर आप 35 साल के उम्र में सेव करना शुरू करते हैं तो आपको 40,000 रुपए सेव करना पड़ता है हर महीना। तो अगर आप 25 साल पे स्टार्ट करो तो 10,000। तो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सको आपके लिए अच्छा है। कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सबसे इजी चीज है जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की हम बात करें। हर म्यूचुअल फंड में आपको पता होगा कि एक फैसिलिटी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे हर महीने आपका थोड़ा पैसा, जैसा आपका पॉकेट मनी हर महीने सेव होता है या आपको दिया जाता है, वो पॉकेट मनी से आप आज भी अपना फोलियो खुलवा के पैसा सेव कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा हर महीने सेव कीजिए, आपको उससे भी एक एडवांटेज मिलेगा। आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे आप वो म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करोगे, आप उसका फैक्ट शीट पढ़ोगे, आपको फंड मैनेजर कैसे म्यूचुअल फंड चलाते हैं उसका भी आइडिया आएगा। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलेगा अगर आप उसको सेव करते हो। तो लर्निंग ऑन एक्चुअली अर्निंग इज समथिंग जो आप कर सकते हो सिंपली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने से, और उसके लिए आपको कल तक भी रुकने की जरूरत नहीं है। आज भी आप ऑनलाइन जाके आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चालू करवा सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा सीखने में भी। अच्छा नीलेश भाई, ये बताइए फिर ऐसी सिचुएशन में जब ये स्टूडेंट्स अब अपने करियर की शुरुआत करेंगे कुछ सालों में, थोड़ा अब भी तो सारे लोग कह भी रहे कि पॉकेट मनी से बचा बचा कर भी पैसे लगाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान का मार्केट एकदम परफेक्ट है ना इस वक्त पैसा लगाने के लिए? सिर्फ मार्केट तो बहुत सारे हैं। 2007 में एक म्यूचुअल फंड ने एडवर्टाइजमेंट की थी, डू यू नो विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली लास्ट ईयर, एंड इट वाज आइसलैंड, अप 107%। तो कई लोग थे जिन्हें लगा कि इंडिया की जगह आइसलैंड में चले जाते हैं। फिर 2008 में पता चला आइसलैंड में ना आइस था ना लैंड था, मार्केट पूरी 100% गिर गई। मैं जब 2000 के दशक की बात है, मेरा एक फ्रेंड था अमेरिका में काम करता था, बड़ा स्मार्ट था। उसने कहा कि नीलेश एक काम करते हैं, जिम्बाब्वे में लेते हैं। तो मैं बोला मैं तो जिम्बाब्वे का स्पेलिंग भी नहीं जानता। बोलता है नहीं ये स्टॉक मार्केट, मतलब इसका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो ये इतना गिर गया, लगा दे पैसा अच्छा बनेगा। तो मैंने उसको फॉलो कर दिया, जिम्बाब्वे के जो एक फंड था उसमें लगा दिया पैसा। वहां पे 90% गिर गए बिकॉज कंट्री ही डूब गई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब और मार्केट हमसे अच्छी नहीं है, हमसे शायद अच्छी चलेगी, बट अपनी को जो समझ में आता है उसी में काम करें। राइट। और अपनी समझ हिंदुस्तान के ऊपर है। एंड आप लोग तो बहुत लकी है हमसे कि आपको ये समय पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत सिर्फ 5 साल में
अपनी इकोनॉमी डबल कर देगा। कुछ कहते हैं शायद 10 साल लगेंगे, कुछ कहते हैं शायद 12 साल लगेंगे। बट जो मोस्ट पेसिमिस्ट है इंडिया के ऊपर, वो भी ये नहीं कहता कि अगले 25 साल के बाद ही भारत डबल करेगा। सो लेट्स अज्यूम कि 10 साल में भारत यहां से डबल हो जाता है। तो हमने 25 सालों में जो मेहनत की, जो देखा, वो आप लोग सिर्फ नेक्स्ट 10 साल में देखने वाले हैं। अल्टीमेटली जो बड़ी वेल्थ बनानी है, ट्रेडिंग करनी है तो अपनी जगह है, टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन अगर आपको सही में बड़ी वेल्थ इक्विटी मार्केट से बनानी है तो फिर वो फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए जो हमारे एक्सपर्ट्स को आता है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम लेंगे तमाम स्टूडेंट्स के सवाल, और हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम हैं मुंबई के एनएम कॉलेज में और यहाँ पर चल रहा है इनसाइट फेस्टिवल, जहाँ पर एनएम कॉलेज और देश भर के तमाम स्टूडेंट्स आए हैं जानने के लिए कि किस तरह से शुरुआत की जाए सेविंग की और इन्वेस्टिंग की। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब लेते हैं इनके सवाल। तो आप में से जो सवाल पूछना चाहें हाथ खड़ा करें। तो मेरा सवाल ये था कि हम ये ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा छोटा शहर है वो लंबी रेस का घोड़ा बन जाएगा, या फिर अगर वो जीरो भी हो सकता है ना। सो वो मैं पूछना चाहती हूँ। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कौन सा जीरो बनेगा, कौन सा हीरो बनेगा। हाँ। राइट नीलेश भाई, फॉर्मूला है इसका कोई? सो एकदम सिंपल सा है। सी, आप लोग कहां पे खर्चा करते हैं उस चीज को देखिए। सो पहले के जमाने में जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते तो हम डब्बा थिएटर में जाते थे, और आज आप लोग जाते हैं मल्टीप्लेक्स में। आप मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न खर्चा करने में जितना पैसा लगाते उतने में तो हम पूरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाके मूवी देख लेते थे और समोसा खा लेते थे। तो ये एक ट्रेंड चेंज हुआ कि लोग डब्बा थिएटर से मल्टीप्लेक्स में जाने लगे, और डब्बा थिएटर में जितना खर्चा करते थे उससे कहीं ज्यादा खर्चा मल्टीप्लेक्स में करने लगे। अगर ये ट्रेंड लंबा है तो मल्टीप्लेक्स कंपनीज के अगर आपने अच्छे शेयर लिए तो वो आपको रिटर्न दे देगा। अब वो कितना रिटर्न देगा दैट डिपेंड्स अपॉन ये ट्रेंड कितना लंबा चलता है। एक जमाना था हमारी जनरेशन स्कूटर पे दौड़ती थी, 7-7 साल बुकिंग करा के खड़े रहते थे और स्कूटर पे जाते थे। आपकी जनरेशन थी जो स्कूटर से मोटर बाइक के ऊपर आ गई, तो मोटर बाइक के शेयर्स चल पड़े। हम लोग स्कूल में जाते थे, गुज्जू भाई थे तो खाखरा और गांठियां लेके जाते थे। आप लोग अब डिब्बा अगर लेके आते तो उसमें बिस्किट्स है, ब्रेड है, जैम है। तो ये सारे ट्रेंड आपकी आंखों के सामने उभर के आ रहे हैं, एंड उस ट्रेंड को कैप्चर कर लीजिए। अब उस ट्रेंड में अच्छे स्टॉक को कैप्चर करना जरूरी है। सो उसके लिए आप जैसा अमीषा बेन ने कहा, थोड़ी रिसर्च जरूरी है, थोड़ी एक्सपीरियंस जरूरी है। और मेरा सवाल ये है कि अभी इंडिया में हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो गुब्बारा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और सब अपने अपने स्टार्टअप्स खोल रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे बैंक्स के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम हमेशा सुनते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो क्या कभी भी आपने रिस्क लेकर एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुना है? मेरा रास्ता वही है, बिकॉज स्टार्ट तो मैंने जॉब से किया था एज एन रिसर्च एनालिस्ट, एंड नाउ आई एम को ओनर एट प्रभुदास लेदर। तो मैं पूरा दिन सोचती रहती हूँ कि इसने ये बराबर किया कि नहीं, अब क्या करूँ, कंपटीशन क्या कर रहा है, मैं क्या करूँ। यस, आई हैव टेकन दैट एंटरप्रेन्योरशिप डिप, एंड देयर वर अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि हमारे फील्ड में है, यू स्टे विद अ डोमेस्टिक broking house which is homegrown broking company, or you go to multinational broking company. There were choices available, so I took the plunge as an entrepreneur to continue on the domestic broking side, and I think it's very enriching experience because आपका personality multifaceted हो जाता है। आप सबसे important ये समझते हैं कि कोई भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए आपका अच्छा होना जरूरी नहीं है, आपकी टीम को आपके साथ अच्छा लगना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एक नया पहलू आपको समझ में आता है कि सिंगल स्टार से कुछ नहीं होता, टीम को स्टार बनना है। कभी कभी है ना, ये रिस्क लेने में मजा है एक्चुअली। आप सब लोग तो दूसरों का फंड मैनेज करते हैं तो रोज लेते हैं रिस्क, लेकिन कभी कभी खुद पर भी लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और एक और चीज है इसमें, जितना जल्दी आप रिस्क लेंगे ना उतना बढ़िया, क्योंकि
ज्यादा एज के साथ थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2008 में यूनिटेक सेकेंड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, आज उसका शेयर सिर्फ 6 रुपए का है। आप बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या ऐसा देखते हैं जिससे आपको ये पता लग सके कि ये कंपनी आगे जाके बढ़ेगी या फिर ये कंपनी अब डूबने के कगार पर है? जो समझ के साथ आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आई कैन अश्योर यू 100%। मुझे लगता है जब भी आप कभी भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, सबसे पहले आपको देखने का है कि ये बिजनेस कैश जनरेट कर रहा है कि नहीं। एक फर्क है प्रॉफिट बनाने का और दूसरा होता है कैश बनाने का। आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन एंड माइनस व्हाट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वो जब किया तब आपके हाथ में कुछ कैश बचता है। ये जो बिजनेसेस थे, ऐसा नहीं कि हमने उसमें मिस्टेक नहीं किया, शायद पैनल पर बैठे हुए काफी सारे ने ये सेक्टर में इन्वेस्ट करके या तो थोड़ा एक्सपोजर लेके मिस्टेक हुआ है, बट ये सेक्टर में क्या हो गया कि कैश ही जनरेट नहीं हो रहा था। तो हर टाइम ग्रोथ करने के लिए पैसा कहीं से लाना पड़ता है, और ग्रोथ के लिए अगर आप पैसा और डाइल्यूट करके लाते हो या तो डेट से लाते हो, तो आइदर आप डेट ट्रैप में जाते हो, दैट मीन्स कि आप इंटरेस्ट भर नहीं पाते हो, या आप जो ओरिजिनल माइनॉरिटी शेयर होल्डर है आपका शेयर कम होते जाता है और नए नए लोग उसमें पार्टनर ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब बैलेंस शीट एनालिसिस करो तो दो चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो कैश जनरेशन का ट्रेंड क्या है कि नहीं है, रेगुलर है, डिप हो रहा है, क्या है, और जो कैश जनरेट अगर हो रहा है बिजनेस में से प्री वर्किंग कैपिटल, तो कैपेक्स में जा रहा है, वर्किंग कैपिटल में जा रहा है, तो वो सब थोड़ा देखने से आपको वो उसकी बिजनेस की स्ट्रेंथ का आइडिया आ जाएगा। Apart from that, of course, management quality, XYZ, all is important, but from balance sheet perspective, I think this is very critical. Thank you. जी प्लीज। तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और जो रियल एस्टेट के जो शेयर्स थे ये बहुत ही महंगे थे उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से अकेले डीएलएफ का मार्केट कैप उस टाइम करीब 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो करीब $30 बिलियन। और डीएलएफ का सारा बिजनेस दिल्ली में है, और अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां की हर 10वीं बिल्डिंग भी डीएलएफ की नहीं है। तो यानी कि उसका मार्केट शेयर दिल्ली के मार्केट में केवल 2 या 3% था। तो अगर हम उससे पूरे कंट्री का मार्केट कैप का अंदाजा लगाएं तो वो एक इतना बड़ा नंबर आता था, जिससे बड़ा क्लियर था कि ये जो था पूरा मार्केट कैप ये गलत था, ये बबल था। तो कभी कभी बैलेंस शीट नहीं बल्कि आप कॉमन सेंस को, अगर खाली 2 मिनट लगते हैं इसमें कुछ नहीं था, इतना ही अगर आप करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो भी शेयर्स थे ये गलत थे। इंडिया में रियल एस्टेट कंपनीज का खास तौर पे जो मॉडल था, जिस तरह के हमारे यहाँ लॉस थे, तो वो एक लिस्टेड फॉर्मेट में इन बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करते। तो इसका बैलेंस शीट पे ध्यान जरूर रखना चाहिए, पीएनएल में ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन इसी बाजार में उस टाइम पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का इस पे बाय रिपोर्ट्स थे, तो वो लोग भी वही बैलेंस शीट एनालाइज कर रहे थे। लेकिन हमको जो कॉमन सेंस है उसका शायद बैलेंस शीट के एनालिसिस के साथ साथ उतना ही महत्व है, और वो हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात की प्रशांत सर ने कि कई बार एक छोटा सा लॉजिक लगा लेना ठीक होता है कि अगर कंपनी की वैल्यू इतनी हो रही तो वाकई में वो सस्टेनेबल है। और दूसरी बात एक और चीज है, हो सकता है कई फंड्स ने किया भी होगा, लेकिन एक चीज जो खास बात मैं देखता हूं, ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर्स के डिसीजंस हमेशा सही होते हैं, कुछ डिसीजंस गलत हो सकते हैं, लेकिन जितना फास्ट वो करेक्ट कर लेते हैं वो एक कॉमन इन्वेस्टर कर नहीं पाता। क्योंकि अगर उन्होंने 500 रुपए में यूनिटेक ले भी लिया और उन्हें समझ में आ गया कि हमने गलत ले लिया, तो वो 400 में बेच देंगे, लेकिन जो एक कॉमन इन्वेस्टर है वो 500 वाला 5 रुपए तक उसे होल्ड करके रखेगा, वो बेच नहीं पाता। तो कम से कम कहीं कहीं लॉस कट करके अगर निकलना भी है तो ये फंड मैनेजर्स ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। एनएम कॉलेज की इनसाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पहला कदम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमें मुंबई के एनएम कॉलेज में, और यहां चल रहा है इन्वेस्ट फेस्ट इनसाइट, और एनएम कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, देश भर के दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी हमारे साथ है। इंडिया और एडवांस्ड इकोनॉमीज में
नॉर्मली अभी PE 18 to 24 चल रहा है और फिर भी लोग बोल रहे हैं कि सैचुरेशन अभी तक आया नहीं और काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ऐसे टाइम पे फंड मैनेजर्स क्या करेंगे? मतलब नॉर्मली इंडेक्स फंड्स में ही जाएंगे या फिर ETFs होते हैं उसमें ज्यादा करेंगे इन्वेस्ट, या फिर एक एक स्टॉक लेंगे जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है पर फिलहाल वो स्मॉल या मिड कैप है? तो आपने जो पहली बात की कि प्राइस टू अर्निंग्स 18 के आसपास है, तो प्राइस टू अर्निंग्स को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अगर ग्लोबली आप देखें तो यूएस मार्केट्स जो एवरेज 15-16 के पीई पे बोलते थे महंगा हो गया, अभी आज 20-22 शायद 19-20 के पीई पे है। उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरें। ब्याज दरें ग्लोबली कम हुई है, काफी सारे जगहों पे जीरो के नीचे भी गई है। तो उसके वजह से जो प्राइस टू अर्निंग्स है, अगर मेरे पास पैसा है एज अ इन्वेस्टर और मैंने डेट में डालना है और मेरे को डेट में जीरो मिल रहा है या जीरो से नीचे मिल रहा है, तो मेरा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? तो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है इक्विटी। तो अगर आप देखो तो जर्मनी, जापान, यूके, यूएस सभी की इक्विटी मार्केट्स काफी अच्छी कर रही है जिनके ब्याज दरें घटी है। उसी श्रेणी में आप देखें तो भारत की भी इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरें जो काफी ऊंची थी वो आज घट के 9 से करीबन 6.8 आज जो 10 ईयर जीसेक आई है। तो उस श्रेणी में आप देखो तो पीई आज भारत का सपोज 17 या 18, 19 के आसपास है लार्ज कैप इंडेक्स का। प्लस जो आप प्राइस टू अर्निंग्स देखते हो इकोनॉमिक साइकिल में देखो किस इकोनॉमिक साइकिल में प्राइस टू अर्निंग्स हमारा है। अगर अर्निंग्स पिछले 5 साल में जो निफ्टी के अर्निंग्स कहे तो पिछले 5 साल में सिर्फ 2.5% से ग्रो हुई है CAGR। आमतौर पर ये 10 से 12 या 12 से 14% पर ग्रो होती है। तो कम अर्निंग्स पे हाई पीई है। अगर अगले 3 साल में हमारा ऐसा मानना है 12 से 14% अर्निंग्स बढ़ेगी तो आपको ये पीई ऑटोमेटिकली, अगर आप FY19 यानी कि सन 19 का पीई आप देखो तो आपको 14.5 या 15 पे दिखेगा। तो पीई को आइसोलेशन में मत देखिए और किस इकोनॉमिक साइकिल में है। ग्लोबली अगर हम इकोनॉमिक साइकिल्स की बात करें तो ग्लोबली जो इक्विटी का इकोनॉमिक साइकिल है वो थोड़ा रिवाइवल पे है और इसीलिए आप ग्लोबल इक्विटीज में तेजी हुई है। पिछले 6 साल में डेवलप मार्केट्स ने काफी अच्छा किया इकोनॉमिक इमर्जिंग मार्केट से और अभी इमर्जिंग मार्केट्स की बारी है क्योंकि जो ग्लोबल बॉन्ड्स है करीबन $30 ट्रिलियन ग्लोबल बॉन्ड्स में है। वो बॉन्ड्स के पास आज नेगेटिव यील्ड आ रहे हैं क्योंकि यील्ड्स बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड्स में नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। तो बॉन्ड का पैसा इक्विटी में आएगा। जैसे 2003 से 2008 में हुआ था जब इससे पहले यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई थी, वैसे ही आज होगा जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो बॉन्ड का पैसा इक्विटी में आएगा तो इक्विटी में आपको अच्छा फायदा होगा। रही बात मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, अगर आप देखो तो जनरली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में सेक्टोरल रोटेशन और स्टॉक रोटेशन आमतौर पर किया जाता है और इसीलिए आप अगर फैक्ट शीट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट और ध्यान बढ़ेगा कि फंड मैनेजर क्या करेंगे। सिर्फ ETF में इन्वेस्ट करने से इंडिया में आपका फायदा इतना नहीं होगा क्योंकि इंडिया में अभी भी ग्रोथ इकोनॉमी है और स्टॉक पिकिंग करने से आपका रिटर्न्स बढ़ सकता है। बहुत सारे नए सेक्टर्स मार्केट में आ रहे हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है, तो आप एज अ फंड मैनेजर हम स्टॉक पिकिंग करके आपको उतना ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि वो इंडेक्स में नहीं होंगे पर मार्केट में अवेलेबल होंगे। हमारे पास 2 रास्ते कि हम FD और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में रिस्क है और FD में हमको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो ऐसे क्या बेनिफिट्स है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और FD में ना करें? ऐसा ये तो बढ़िया सवाल है, प्रशांत सर बताएं। देखिए, म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम इनकम फंड, डेट फंड या बॉन्ड फंड कहते हैं। इन टाइप की स्कीम्स में जो म्यूचुअल फंड है वो कंपनीज के डेट में या गवर्नमेंट की जो डेट सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स की जो वॉलेटिलिटी है, जो वैल्यू है, वो फ्लक्चुएट करती है लेकिन बहुत कम फ्लक्चुएट करती है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इनका जो रिस्क है वो FD से कम है। FD जो है वो एक बहुत ही कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है, सबसे कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है। जो इनकम म्यूचुअल फंड्स है उनका रिस्क FD से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसमें इंडिया में एक एडवांटेज है कि इसमें हमको एक टैक्स ब्रेक मिलता है। और हम ऐसा भी देखते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन है, मतलब जो बैंक्स में जो इस इंटरेस्ट रेट्स में स्प्रेड है और जो म्यूचुअल फंड में स्प्रेड है, यहाँ पे कॉस्ट कम है। तो इससे म्यूचुअल फंड्स की जो यील्ड है इन फंड्स में वो भी बैंक FD से थोड़ी ज्यादा है। और इसमें जो टैक्स, अगर आप 3 साल के लिए कोई इनकम फंड होल्ड करेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, जिससे इसमें टैक्स रेट कम हो जाता है, जबकि FD में फुल टैक्स हमको देना पड़ता है।
तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दोनों में रिस्क बराबर है। म्यूचुअल फंड्स, इनकम फंड्स का रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसमें रिटर्न भी उससे एफडी से शायद काफी बेहतर है। जो हम यहाँ पे सभी अभी तक बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे इक्विटी फंड्स की। और इक्विटी फंड जो है ये एकदम अलग एसेट कैटेगरी है। इसको आप ना तो इनकम फंड से ना बैंक एफडी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्विटीज जो है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वॉलेटाइल है। इसमें कल क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमको इक्विटी फंड्स में अपना उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिसको हम 3 या 5 साल के लिए स्पेयर कर सकते हैं, जिसको हमको जरूरत नहीं पड़ेगी 3-5 साल के लिए, और जिसपे यदि 10, 15, 20% की शॉर्ट टर्म में डाउन मूवमेंट आ जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए, तो भी हम परेशान नहीं हो। तो एक बात तो पक्की है कि आप लोग जिस जनरेशन में हैं, सबसे बेहतरीन समय हिंदुस्तान का चल रहा है। तो कोई वजह नहीं कि आप एक अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बनेंगे, एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर नहीं बनेंगे, या फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। आप सब लोगों ने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे और हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। सीएनबीसी आवाज और एनएम कॉलेज की इनसाइट में आज इस खास शो में इतना ही। आप सब एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन जी, प्रशांत जैन सर, अमीषा जी और नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ पहला कदम में जुड़ने के लिए। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।